नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। ये कहानी उत्तराखंड की है, लेकिन सवाल पूरे देश की राजनीति और न्याय व्यवस्था पर है। सरकार कहती है कि उसने जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए सख्त कानून बनाया है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस कानून को लागू हुए करीब 7 साल हो चुके हैं और अब तक एक भी मामले में सजा नहीं हुई है। जी हाँ, एक भी सजा नहीं हुई है। उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के तहत दर्ज दर्जनों केस, सख्ती के तमाम दावे, गिरफ्तारियां, बयानबाजी, सबका नतीजा अदालतों में शून्य कन्विक्शन रहा है। यानी अदालत में एक भी आरोप साबित ही नहीं हुआ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड के 13 जिलों से इस कानून के तहत कुल 62 मामले दर्ज हुए। इनमें से सिर्फ 5 केस ही पूरे ट्रायल तक पहुंच पाए और हैरानी की बात यह है कि इन 5 मामलों में भी अदालतों ने आरोपियों को बरी कर दिया। बाकी मामलों में या तो शिकायतकर्ता पलट गए या गवाहों ने आरोपों की पुष्टि नहीं की, या फिर पुलिस जांच में इतनी खामियां थी कि केस टिक ही नहीं पाया। मतलब साफ है, कागज पर कानून सख्त, लेकिन अदालत में पूरी तरीके से फेल हो गया। जब इन 5 ट्रायल वाले मामलों को देखा गया तो पुलिस की कमजोरी भी खुलकर सामने आई। टिहरी गढ़वाल के एक मामले में तीसरे पक्ष ने शिकायत दर्ज कराई, जबकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। आरोप फेसबुक वीडियो के जरिए धर्म परिवर्तन के लगे, लेकिन न वीडियो साबित हो पाए, न लालच या पैसे का कोई सबूत मिला जिसके जरिए धर्म परिवर्तन कराया गया हो। अदालत ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मामला मानते हुए आरोपी को बरी कर दिया। नैनीताल के रामनगर में सामूहिक धर्मांतरण का आरोप लगाया गया, लेकिन अभियोजन ये नहीं बता पाया कि कब, कैसे और किससे धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया। नतीजा बरी। अल्मोड़ा और रानीखेत के मामलों में तो कथित पीड़ितों ने अदालत में कह दिया कि वो अपनी मर्जी से गए थे, कोई जबरदस्ती ही नहीं हुई। ऐसे में अदालतों के पास बरी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। कई मामलों में तो अदालतों ने सुनवाई के दौरान ही केस को खारिज कर दिया, क्योंकि शिकायतकर्ता अपने ही बयानों से मुकर गए। जिन 39 मामलों की स्थिति साफ है, उनमें से ज्यादातर आरोपी जमानत पर बाहर हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक से राहत मिली है। यानी जिस कानून को डर पैदा करने के लिए पेश किया गया, वो अदालत में खुद बेबस दिखा। इस कानून के साथ एक और खतरनाक ट्रेंड सामने आया, रेप और किडनैपिंग की धाराएं जोड़ना। 24 मामलों में यूएफआरए के साथ जो ये गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन जिन मामलों में स्थिति साफ हुई, उनमें अदालतों ने कहा कि युवक युवती आपसी सहमति से साथ थे। कई मामलों में महिलाओं ने अपने पुराने बयान बदल दिए। 7 मामलों में लव जिहाद का आरोप लगा, लेकिन उनमें भी या तो शिकायत झूठी निकली या जांच में विरोधाभास मिला। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या ये कानून अपराध रोकने के लिए है या रिश्तों को अपराध बनाने के लिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ मामलों में युवक युवती खुद जान के खतरे की वजह से सुरक्षा मांगने गए और बाद में उन्हीं के खिलाफ यूएफआरए के तहत कार्रवाई शुरू हो गई। यानी जो लोग सुरक्षा चाहते थे वही आरोपी बना दिए गए। देहरादून के एक मामले में तो हाईकोर्ट ने साफ कहा कि एफआईआर ही गलत है। सोचिए, और पूरी कार्रवाई को ही रद्द कर दिया। 2018 में कानून लाया गया, 2022 में सजा बढ़ाई गई, लेकिन 2025 में और सख्त बनाने की से कोशिश की गई, लेकिन नतीजा सजा शून्य। कानून जितना सख्त होता गया, उतना ही अदालतों में कमजोर पड़ता गया। इसके बावजूद सरकार इसे और कठोर बनाने की बात कर रही है। सोचिए, सवाल यह है कि जब पुराने मामलों में जांच ही सही नहीं है, सबूत ही नहीं है, तो सजा बढ़ाने का क्या मतलब आप सोचिए, इससे क्या नजर आता है कि क्या सरकार या नेता धर्म के नाम पर अपनी ओछी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। एक वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए वो इस तरीके के जो है तरह तरह के नियम लाने की सोच रहे हैं। असल सवाल कानून का नहीं है, नियत का भी है। क्या ये कानून वाकई जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए था या फिर डर का माहौल बनाने और एक खास तरह के रिश्तों को निशाना बनाने का औजार था? अदालतों के फैसले एक बात साफ कहते हैं कि आरोप ज्यादातर मामलों में टिके ही नहीं। ऐसे में सरकार को ये जवाब देना होगा कि 7 साल में एक भी सजा क्यों नहीं हुई, वरना ये मानना पड़ेगा कि ये कानून न्याय के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक फायदे के लिए बनाया गया। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो कई ऐसी खबरें सामने आई जहां पर एक खास समुदाय को निशाना बनाया गया, वहीं लव जिहाद को लेकर भी अब
जो नई रिपोर्ट सामने आई है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। वहीं दूसरी ओर देखिए कि पूरे देश के अंदर अलग अलग नफरत का पैटर्न देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश से आई ये घटना भी उसी पैटर्न को दिखाती है कि किस तरीके से हाल के दिनों में एक समुदाय को निशाना बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। छोटी सी बात, गुंडागर्दी और फिर इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश। मामला किसी बड़े विवाद का नहीं था। कुछ युवक एक चिकन की दुकान पर खाना खाने आए थे। खाना खा लेने के बाद जब दुकानदार ने उनसे बिल के पैसे मांगे तो बात बिगड़ गई। पैसे देने के बजाय युवकों ने रौब दिखाना शुरू कर दिया और विवाद मारपीट में बदल गया। पीड़ित दुकानदार का कहना है कि उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने पैसे मांग लिए, अपना मेहनताना मांग लिया। इसी बात पर युवकों ने गालियां दे दी, उसकी पिटाई कर डाली। मारपीट करने वालों ने खुद को बजरंग दल से जुड़ा हुआ बताया और इसी पहचान के सहारे दुकानदार को धमकाया। यानी मामला पैसे का था, लेकिन ताकत दिखाने के लिए संगठन का इस्तेमाल किया गया और वो भी बजरंग दल का इस्तेमाल किया गया। ये घटना उसी बड़ी तस्वीर से जुड़ती है जहां हर झगड़े, हर गुंडागर्दी को पहचान और धर्म से जोड़ा जाता है। यहाँ भी ना कानून का डर दिखा, ना इंसानियत। एक दुकानदार अपने मेहनत के पैसे मांग रहा था और बदले में उसे पीटा गया। बाद में मामला तनाव तक पहुंच गया और लोगों को पुलिस से कार्रवाई की मांग करनी पड़ी। एक बार आप ये वीडियो भी देखिए। बजरंग दल के वो लोग थे, आधार कार्ड मांग के हमसे हमारे साथ बदतमीजी करी। उसमें हमसे बोलने लगे तुम जय हिंद जय भारत जय एसडीपीआई। मेरा नाम इरशाद शेख, मैं एसडीपीआई पार्टी से स्टेट कमेटी मेंबर। आज हमारे पास एक मामला आया कि यूपी के कुछ लोग यहाँ पर धंधा करने के लिए आते हैं, जो नोबल नगर एयरपोर्ट के पास अपना ठेला लगाते हैं जिसमें बैग वगैरह ये लोग बेचते हैं। तो कुछ बजरंग दल के लोगों के नाम से बजरंग दल का आइडेंटिटी बता के बजरंग दल के नाम से आकर वहाँ पर इनके पास आईडी कार्ड मांगते हैं। आईडी कार्ड मांगने के बाद इनको पता चलता है कि ये मुस्लिम है, तो उनको वहाँ से उठाकर जो है मारा जाता है और इस तरीके से 2 आदमियों को मारा जाता है, जिसके लिए इनको समझ लो कि हर जगह पे चोट आई है। इनके पैरों के अंदर, कमर के अंदर, हर जगह पे इनको चोट आई है। उसके बाद इनको एक जगह पे जमा कर लिया जाता है। उसके बाद पुलिस प्रशासन से एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के ऊपर मैंने कॉल किया, वहाँ से पुलिस वालों को इनके साथ में भेजकर वहाँ से दोनों आदमियों को निकलवाया और इनका माल भी दिलवाया और इनका फोन भी दिलवाया। और मैं एक बात ये पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ कि बजरंग दल के लोगों को किसने अधिकार दिया है कि वो जाके लोगों की आईडी चेक करे, लोगों को धंधे से उठा देवे और लोगों का माल जमा कर लेवे? ये किसने उनको अधिकार दिया है? तो पुलिस प्रशासन से ये मांग करेंगे कि जो भी बजरंग दल के लोग इसके अंदर दोषी है उन पर कायदेसर की कार्रवाई करने में आवे। अभी फिलहाल में पुलिस ने लिखित फरियाद ली है, लेकिन पुलिस से हम ये मांग करेंगे इनकी एफआईआर होकर इन पे जो भी सख्त सख्त कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। मेरा नाम अनस, मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश यूपी जिला बुलंदशहर का। मैं अहमदाबाद के अंदर धंधा करता हूँ बैग का। लोबर नगर एयरपोर्ट के पीछे हम दुकान लगाते थे अपना। वहाँ पर कुछ गुंडा लोग आए, हमसे आधार कार्ड मांगा। बजरंग दल के वो लोग थे, उन्होंने आधार कार्ड मांग के हमसे हमारे साथ बदतमीजी करी। उसमें हमसे बोलने लगे तुम बांग्लादेश के रहने वाले हो, जिहादी हो, फलानी। बहुत उल्टा सीधा बोला, मैं गाली गुस्तारी करी, मारपीट करी हमारे साथ। बहुत ही मारा था हमारे को, एक का तो टांग से चला भी नहीं जा रहा हमारे बंदे को। सर हमको इंसाफ चाहिए, हम गरीब आदमी हैं, या खाली हम धंधा करने आते, कोई ऐसी गलत बात करने नहीं आते। हम यहाँ पर हम पे पूरा आईडी रहता है, फिर भी हमारे साथ गलत होता है सर। डंडों से, चाकुओं से, उनके पास चाकू डंडा हथियार रहता है, सबके पास यहाँ पे लगा हुआ रहता है उनके सबके। मारा भी है, देखो हमारे देखने को आप देख सकते हो, देखो पेट में मारा है, कमर पे मारा है, देखो ये कमर भी दिखा सकते हो आप। हम गरीब आदमी यहाँ पर धंधा करते हैं, ये लोग बजरंग दल के हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, हम लोगों को मारते हैं। उनको इंसाफ चाहिए बस। सवाल वही है कि जब मामूली विवाद में भी ताकत और पहचान और धर्म का सहारा लिया जाएगा तो आम आदमी आखिर न्याय की उम्मीद किससे करेगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, एक वीडियो भी इस वक्त काफी वायरल हो रहा है। करनी सेना के नेता सचिन राघव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के अंदर वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऐतिहासिक नारे को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है और आपत्तिजनक और सांप्रदायिक तरीके से उसे बोल रहा है। बोलता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें मुल्लों से आजादी दूंगा। ये कोई जुबानी फिसलन नहीं थी उस व्यक्ति की, उसने जानबूझकर सोच समझकर ये बात बोली और ये कहीं ना कहीं ऐसा वाक्य था जो सीधे एक समुदाय को दुश्मन की तरह पेश करता है। सोचिए, नेताजी का नारा आजादी की लड़ाई का प्रतीक था, देश को जोड़ने का संदेश था, लेकिन उसे नफरत फैलाने के औजार में बदल देना सिर्फ अपमान नहीं है बल्कि इतिहास और संविधान दोनों के साथ धोखा है। ये बयान किसी एक व्यक्ति पर हमला नहीं करता बल्कि मुस्लिम समुदाय को सामूहिक रूप से निशाना बनाता है। कानून की भाषा में इसे साफ तौर पर हेट स्पीच कहा जाता है। ऐसी भाषा जिसका मकसद
समाज को बांटना और डर पैदा करना होता है। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा फूट गया है। सवाल उठ रहा है कि अगर कोई आम आदमी ऐसा बोले तो तुरंत केस दर्ज हो जाता, लेकिन जब संगठन से जुड़े लोग या राजनीतिक संरक्षण पाने वाले चेहरे ऐसी बात करते हैं तो प्रशासन क्यों चुप हो जाता है? क्या ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई की जाएगी? अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल आप लोग इन खबरों पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए द क्रेडिबल न्यूज देखते रहिए।